तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो में एक तरफ हमारे पास सैमसंग का S24 और दूसरी तरफ है आईफोन 16 का डमी। अब डमी क्यों? क्योंकि इसकी सेल है वो 20 सितंबर से है और मैंने इसकी लास्ट ओपिनियन वीडियो के अंदर पूछा था क्या आप लोगों को ये जानना है इसकी सेल से पहले कि आईफोन 16 बढ़िया है S24 बढ़िया है। तो आप लोगों ने कमेंट में बोला कि हाँ भाई एक कंपैरिजन तो हो जाए स्पेक्स बेस्ड, और आप लोग कुछ चीज मांगो और मैं ना दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज की इस वीडियो के अंदर जितना ही मेरा एक्सपीरियंस रहा एप्पल के साथ और सैमसंग के साथ, मैं सबको मिक्स करने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा फोन बेहतर होगा और आज भी ऐसा क्यों लगता है मुझे कि सैमसंग कहीं ना कहीं बाजी मार जाता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो सबसे पहले इन एंड फील की तरफ ही चले ना, तो भाई दोनों जो है वो सेम 6.1 इंच स्क्रीन साइज के साथ आते हैं और दोनों के इन एंड फील में कोई भी बड़ा फर्क नहीं मिल रहा है मेरे को। लेकिन यहाँ पर सैमसंग जो एक एडवांटेज ले जाता है वो है इसका साइड का फ्रेम, इस पे से कलर नहीं छूटता। और आईफोन मैंने जितने भी यूज करे हैं भाई उन सब से ही साइड के फ्रेम का कलर छूटा है, चाहे आप कवर में डाल के रखो फोन को या विदाउट कवर यूज करो। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा अगर फोन देखा जाए बैक से, तो यहाँ पर डिफरेंस आता है कैमरेज का और लुक का। तो आप मुझे बताना किसके लुक अच्छा है। बट यहाँ पर कैमरेज का बता दूं तो जैसे कि सैमसंग में 3 कैमरास देखने के लिए मिल रहा है और एप्पल के अंदर सिर्फ 2 ही कैमरा है। तो यहाँ पर सैमसंग और जो आईफोन है दोनों 1x को यूज करके 2x में भी डिजिटल पोर्ट्रेट फोटो क्लिक कर सकते हैं। बट सैमसंग के पास एडवांटेज आती है तीसरे कैमरे की, वो है इसके पास 3x टेलीफोटो कैमरा सेटअप है, जिसकी वजह से आप 3x में पोर्ट्रेट फोटो क्लिक कर सकते हो और काफी खूबसूरत फोटो निकल कर आती है। आपको कलर ग्रेड वगैरह करने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोनों के पास अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर मिलता है। बाकी यहाँ पर जो आपको एक बड़ी एडवांटेज मिलती है सैमसंग के पास वो है 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की, वहीं पर एप्पल के पास अभी भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ही मिलती है। तो अगर आप एक क्रिएटर हो या वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हो तो सैमसंग के पास सीधी सी एडवांटेज है, आप 8K में वीडियो बना के उसे 4K में एडिट करके डालो तो आपको कलर ग्रेडिंग करने में भी कोई पिक्सेलेशन नहीं मिलेगी। प्लस यहाँ पर जो वीडियो का आउटपुट निकल कर आएगा वो काफी खूबसूरत निकल कर आने वाला है। अब मुझे पता है तुम लोग कमेंट सेक्शन में कहोगे भाई एप्पल के पास भी तो एडवांटेज है, इसके पास कैमरा कंट्रोल बटन है जो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी चीज है। तो भाई देखो लैंडस्केप फोटोज क्लिक करने के लिए मेरे को ये ठीक लग रहा है, मतलब मोड्स वगैरह में भी तुम स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर तुम अपनी गैलरी खोल के देखो या मैं भी अपने फोन की गैलरी खोलूं तो यहाँ पर हमने 99% फोटो पोर्ट्रेट मोड में क्लिक करी है। पोर्ट्रेट मोड मतलब इस तरीके से। एंड उस टाइम पे मेरे को नहीं लगता कि इसमें भाई फोटो क्लिक करना ज्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि मैं उस टाइम पर सिंपली फोन को ऐसे पकड़ूंगा और भाई नॉर्मल स्क्रीन से ही फोटो क्लिक कर लूंगा, जो ज्यादा कन्वीनियंट बन जाता है। तो मेरे हिसाब से ये इतना यूजफुल नहीं होने वाला है। बाकी एक जगह जहां पर हर किसी को बात चुभी है एप्पल की, मतलब 2024 में भी एप्पल यहां पर 60 हर्ट्ज का पैनल दे रहा है और वहीं पर सैमसंग 120 हर्ट्ज का पैनल देता है। और यहाँ पर देखा जाए तो बेजल चिन्ह भी सैमसंग के डिस्प्ले के पास कम मिलते हैं। ऊपर से सैमसंग के पास LTPO पैनल मिलता है। अब LTPO पैनल जिन लोगों को नहीं पता, मतलब इसका रिफ्रेश रेट 1 to 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच कर सकता है। अब 1 हर्ट्ज में जब जाएगा जब आप फोटो वगैरह देख रहे हो डिस्प्ले पे, आप फोन को नहीं चला रहे और जब आप चलाओगे कोई ऐप में स्क्रॉल वगैरह करोगे तो वहां पर 120 हर्ट्ज जाएगा, जिससे स्मूथनेस भी मिलेगी और बैटरी कंजप्शन भी डिस्प्ले की बच जाएगी। एंड वहीं पर एप्पल के पास 60 हर्ट्ज का पैनल मिलता है। एंड नो डाउट यहाँ पर एप्पल की एनिमेशन वगैरह काफी अच्छी है, 60 हर्ट्ज से ज्यादा स्मूथ फील होती है। बट यहाँ पर जैसे कि सैमसंग का नया One UI आया था, काफी सारी इंटरनेट पर वीडियो आई थी, इवन उसके बाद हमने ही बनाई थी जिसमें हमने बताया था One UI एक्चुअली इंप्रूव हुआ है और इन्होंने काफी अच्छी एनिमेशन कर दिया। दोनों के एनिमेशन में ज्यादा बड़ा डिफरेंस रहा नहीं है। और आपने एक बार सैमसंग का फोन चला लिया 120 हर्ट्ज के साथ और उसके बाद आईफोन पर स्विच करोगे 60 हर्ट्ज पर, तो आप कहोगे कि भाई ये मैं सन 2018 में कहां आ गया। और हाई रिफ्रेश रेट के साथ साथ एक और जो चीज मिस है एप्पल की डिस्प्ले में वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो सैमसंग के पास मिलता है, काफी टाइम से मिलता हुआ आ रहा है और इसकी मेरे को काफी एडवांटेज लगते हैं। एक तो मैं टाइम देख सकता हूँ, फोन दूर रखा हुआ है टेबल पर, किसी की नोटिफिकेशन आई मैं वो देख सकता हूँ टेबल पर रखे हुए बिना फोन की डिस्प्ले को ऑन करे हुए। वहीं पर एप्पल में ये सारी चीजें मिस है। आईफोन 16 के अंदर मतलब प्रो और प्रो मैक्स में तो मिलता है, जिनके लिए आपको अच्छा खासा पे करना पड़ेगा। वहीं पर सैमसंग S24 में इस प्राइस पॉइंट पर भी मिल रहा है और ये मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल चीज है। इसके अलावा एप्पल के पास जैसे कि पहले कम निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती थी, अभी इन्होंने बढ़ाकर 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दे दी है, जो डेफिनेटली इंप्रूव करी है। बट यहाँ पर सैमसंग के पास 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि भाई आईफोन से अभी भी ज्यादा ब्राइट है। बट एक बात अच्छी है कि दोनों की मिनिमम ब्राइटनेस 1 निट्स तक जा सकती है, जिसकी वजह से बैटरी कंजप्शन जब आप बिल्कुल लो पर रखोगे तो दोनों की काफी कम होने वाली है। इसके अलावा जो सैमसंग के पास एक एडवांटेज है भाई बेजल चिन्ह की, क्योंकि एप्पल ने कुछ नहीं बोला कि हमने बेजल चिन्ह कम करे हैं। सैमसंग S24 के बेजल चिन्ह ऑलरेडी काफी कम है और ऊपर से एप्पल में डायनेमिक आइलैंड मिलता है, जिसकी वजह से जब आप रील वगैरह देखते हो ना, क्योंकि आजकल वही छपरीपना चल रहा है, तो भाई रील वगैरह देखने में थोड़ा पार्ट कट जाता है ऊपर का, इवन टेक्स्ट वगैरह आते हैं ना काफी बार तो वो भी कट जाते हैं। वहीं पर सैमसंग के पास छोटा सा पंच होल दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फुल व्यू एक्सपीरियंस टाइप मिलता है। तो यहाँ पर सीधा मेजॉरिटी पॉइंट सैमसंग की डिस्प्ले ले जा रही है। अब आईफोन 16 के साथ एक चीज और एप्पल ने अनाउंस करी थी अपने लॉन्च इवेंट पे, जिसमें सबसे ज्यादा शोर हुआ था और वो था AI। यहाँ पर AI फीचर्स काफी सारे इस बार एप्पल ने दिखाए हैं।
बट उसमें भी कुछ डार्क रियलिटी जिसकी हम आगे बात करेंगे। और वहीं पर सैमसंग के पास तो भाई AI फीचर तगड़े मिलते ही हैं। अब दोनों के पास कुछ AI फीचर कॉमन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर चैट असिस्ट। अब दोनों के अंदर आप कुछ भी टाइप करोगे, कोई भी पैराग्राफ, उसमें जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगी दोनों ही सही कर सकते हैं। कंपोजर मिलता है, मतलब आपने अगर कोई टाइप करा है मैसेज, आप उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको फ्रेंड को भेजना है, फैमिली में भेजना है या अपने ऑफिस में भेजना है, हर तरीके से आपको फॉर्मेट निकाल के दे देगा, फिर आप उस तरीके से अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर कर सकते हो उसको। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन मिलता है, आप बोलोगे भाई वो रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड करने के बाद उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। दोनों ही फोन ये चीज कर सकते हैं। बट एप्पल के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मेरे को थोड़े से अलग लगे। एक तो सबसे पहले आप कुछ भी टाइप करके उसको इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो, स्टिकर बना सकते हो, इमोजीज क्रिएट कर सकते हो। यहाँ तक कि प्रायोरिटी नोटिफिकेशन वाला पार्ट मेरे को सबसे बढ़िया लगा। बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रही हैं, जो भी प्रायोरिटी वाली है रीड करके उसको टॉप पर ला देगा, मतलब आपका डेटा पड़ रहा है। खैर यहाँ पर दूसरी चीज बताऊं तो यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज लगी, ईमेल का आप रिप्लाई कर रहे हो, ऊपर की तरफ मेल है और जैसे आप एक लाइन लिखोगे ये पूरा पैराग्राफ छाप के दे देगा, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ो और सेंड कर दो। तो कुछ इस तरीके के फीचर हैं। बट अब सैमसंग के कुछ ऐसे AI फीचर हैं जो डेफिनेटली एप्पल ने मिस करे हैं और भाई सैमसंग यूजर ने डेफिनेटली यूज करते होंगे। सबसे पहले तो सर्कल टू सर्च ही है। मेरे को कुछ चीज पसंद आ रही है फोटो वीडियो में से, मैं उस पर सर्कल घुमाऊंगा, या तो उसका बाय लिंक दे देगा, उसका प्राइस वगैरह मस्त बता देगा ये कहाँ मिलेगा, तो भाई मैं वहां से परचेज कर सकता हूँ। इसके अलावा कॉल असिस्ट आता है, जैसे कि आप डिफरेंट लैंग्वेज वाले लोगों से बात करते हो कॉल पर या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर, क्योंकि अब ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करने लगा है। तो आपके बेसिस पर आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलोगे, कन्वर्ट करके उनकी लैंग्वेज में उनके पास भेज देगा और उनकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके आपकी भाषा में बोल देगा। तो ये भी काफी कूल चीज है। इसके अलावा मिलता है इंटरप्रेटर मोड। अब अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हो कोरिया वगैरह जैसी कंट्री में, बेसिकली काफी सारी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। कोरिया इसलिए क्योंकि वहां पर काफी कम लोगों को इंग्लिश वगैरह आती है, तो आप वहां जाओगे भाई ये लाइव आपके लिए ट्रांसलेट कर देगा आपकी ऑडियो को और उस सामने वाले बंदे की भी कर देगा, इवन डिस्प्ले पर भी लिखाता है। तो आप उसकी मदद से ट्रैवल भी आसानी से कर सकते हो और आपको चीजें समझना भी काफी इजी हो जाता है। और एक और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि सैमसंग के फोनों के अंदर ये AI फीचर आप आज भी यूज कर सकते हो, अभी भी यूज कर सकते हो। बट वहीं पर एप्पल ने आईफोन 16 में भाई अभी iOS 18 दिया है, कोई AI फीचर नहीं मिलेगा। AI फीचर का बीटा मिलेगा, वो भी नेक्स्ट मंथ US इंग्लिश के अंदर। भाई इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज में कब मिलेगा ये एप्पल को नहीं पता, तो मैं तो क्या ही बता पाऊंगा। गजब टूबीबाज आदमी। तो मेरे हिसाब से अभी सिर्फ AI के नाम का चूरन दिया जा रहा है। और जिन लोगों को लग रहा है आप आईफोन 16 के साथ AI आते यूज कर लोगे, तो भाई आपको काफी तगड़ा वेट करना पड़ेगा और हो सकता है उस टाइम तक आईफोन 17 आ जाए। बट उससे पहले तो सैमसंग का S25 आ जाएगा, जिसमें आई थिंक इससे भी तगड़े AI फीचर मिलेंगे। और AI फीचर के अलावा भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि भाई सैमसंग के फोन को काफी तगड़ा बनाते हैं। सबसे पहले तो भाई आपको सैमसंग पे मिलता है इसके अंदर। एप्पल पे एप्पल के अंदर भी है, लेकिन इंडिया के अंदर आज तक नहीं आया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है सैमसंग पे के अंदर, आप अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को इसके अंदर डिजिटली ऐड कर सकते हो। स्वाइप अप करते हुए निकल कर आ जाएंगे और ये जितने भी आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड या पर्सनल इंफॉर्मेशन वाली चीजें जैसे फिंगरप्रिंट वगैरह भी लगाओगे, वो भाई सैमसंग के अंदर एक अलग से नॉक्स हार्डवेयर है उसके अंदर सेव होती है, कहीं भी आपका डेटा शेयर नहीं हो रहा है। ये बात बढ़िया है। इस पर मैंने एक तगड़ी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है नॉक्स को लेकर, आप चेकआउट कर सकते हो। काफी साल पहले बनाई थी मेरे चैनल पर, आपको आज भी वो मिल जाएगी। अब इसका फायदा क्या है, जब भी आप शॉपिंग वगैरह करने जा रहे हो ना, आपको सिंपली ऐसे स्वाइप अप करना है, कार्ड निकालना है, जिससे पेमेंट करनी है, ऐसे टैप कराना है भाई NFC मशीन पर और अपना फिंगरप्रिंट लगा देना है, पेमेंट कट जाएगी। और ये सैमसंग का टैप टू पे सैमसंग गैलेक्सी वॉच के साथ भी काम करता है। भाई शॉपकीपर वगैरह भी शौक हो जाते हैं आज भी। तो ये वाली चीज बहुत बढ़िया है, आपको हर जगह डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, सिंपली फोन लेकर घूमो। बाकी सिक्योरिटी से ज्यादा है, आपको इसमें सिक्योर फोल्डर मिलता है जिसमें आप अपना सारा पर्सनल डेटा स्टोर कर सकते हो, काफी सेफ रहता है। बाकी नॉर्मल डेटा को आप नॉर्मल जगह पर रहने दे सकते हो। इन शॉर्ट आप कुछ ऐसी फाइल को सेव कर सकते हैं सिक्योर फोल्डर में, जो कि आप नहीं चाहते कि कोई और देखे आपके फोन के अंदर। बाकी जो सबसे बढ़िया चीज है वो है सैमसंग डेक्स इसके अंदर, जिसकी मदद से आप अपने फोन को पूरे कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हो। अब मैं सैमसंग डेक्स पर और मोटोरोला कनेक्ट पर एक वीडियो लाने की सोच रहा हूं, आपको चाहिए नहीं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इस तरीके के कुछ ऐसे फीचर हैं जो अभी भी आईफोन के अंदर मिस है। और मिस से एक चीज याद आई, इसके अंदर आज भी फेस आईडी मिलती है, टच आईडी नहीं मिलती। वहीं पर सैमसंग के पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और ये कोई नॉर्मल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, ये अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि ज्यादा रिलायबल है। मतलब इसमें आपका प्रॉपर फिंगरप्रिंट चाहिए, ऐसा नहीं है आपके फिंगरप्रिंट की फोटो से काम करेगा जैसे कि नॉर्मल ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर करते हैं। ये बेसिकली एक वेव छोड़ता है, उससे एक काम करता है। इसकी वजह से आपकी अगर फिंगर गीली भी होगी ना, जब भी आपका फोन अनलॉक हो जाएगा सैमसंग
सैमसंग के फोन के अंदर। और फिंगरप्रिंट भाई काफी कन्वीनियंट है, जैसे मेरे मुंह पर मास्क है, मैं ड्राइविंग कर रहा हूं या मैं हेलमेट लगाया हुआ है तो मैं सीधा अनलॉक कर सकता हूं, अपनी फिंगर टच करा के। वहीं पर भाई एप्पल को तो पूरा चेहरा ही चाहिए, और ड्राइव करते हुए मैं फोन को अपने चेहरे पर ऐसे थोड़ी रखूंगा, कोई उड़ा जाएगा भाई मुझे, मैं आ जाऊं क्या अपनी पर। अब बात आती है सीधी परफॉर्मेंस की। यहाँ पर भाई डेफिनेटली एप्पल ने नया प्रोसेसर डाल के एक तगड़ी परफॉर्मेंस डाली है। इसके अंदर A18 प्रोसेसर मिलता है, और वहीं पर सैमसंग के पास Exynos 2400 प्रोसेसर है। पहले Exynos AAA गेमिंग को सपोर्ट करता था, सिर्फ एप्पल नहीं करता था, लेकिन अभी एप्पल का A18 AAA गेमिंग को सपोर्ट करता है, और दोनों ही रे ट्रेसिंग अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, वो भी हार्डवेयर बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं है, जिसकी वजह से दोनों ही 5x टाइम बेटर हैं किसी सॉफ्टवेयर बेस्ड रे ट्रेसिंग के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर नॉर्मल टास्क की बात करें, दोनों आराम से हैंडल कर सकते हैं। बस एप्पल के पास डिसएडवांटेज 60 हर्ट्ज की मिलती है। इसके अलावा अगर आप गेमिंग करने जाओगे तो भाई गेमिंग एक्सपीरियंस मेरा एप्पल और सैमसंग के साथ पहले भी अच्छा था, एंड आई थिंक अभी भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहने वाला है। बट ये था कि एप्पल पहले बहुत ज्यादा हीट हो रहा था, लाइक हमने पहले से देखा है A14 के टाइम से कि भाई ये काफी कंटिन्यू हीट रहता है, आप थोड़ी सी गेमिंग करोगे फोन हीट हो जाएगा, ब्राइटनेस ड्रॉप होगी। बट अभी इन्होंने कूलिंग सिस्टम इसके अंदर ऐड कराया, उसकी वजह से कितना इंपैक्ट आता है वो देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास iPhone 15 Plus है और iPhone 15 Pro Max है, मैं दोनों को यूज करता हूँ। नॉर्मली बाहर जाकर फोटो क्लिक करता हूँ तो लिटरली फोन उबल जाता है। मतलब सैमसंग ने अपने 2 साल के अंदर ना हीटिंग को काफी कंट्रोल करा है, और बस देखना भी ये होगा कि एप्पल ने कितनी हीटिंग कंट्रोल करी है कूलिंग सिस्टम डालने के बाद। भाई यहाँ पर एप्पल मेरे को लगता है जहाँ पर अभी भी कमजोर होने वाला है वो है इसका रैम मैनेजमेंट। अगर आप इसके अंदर यूट्यूब पर वीडियो डालते हो या भाई इंस्टाग्राम पर स्टोरी वगैरह अपलोड करते हो और आप उस ऐप से बाहर निकल गए हो तो बैकग्राउंड अपलोडिंग करता ही नहीं है। ये चीज हमने पहले भी आपको बताई थी। इसके अंदर काफी दिक्कत है और काफी बार तो कैंसिल भी हो जाती है अपलोडिंग। वहीं पर सैमसंग के अंदर आप कर सकते हो क्योंकि ये बैकग्राउंड में रन करा लेता है अपलोडिंग को। इसके अलावा अगर आपने कोई मेल वगैरह लिखा है और आप बाहर निकल जाते हो ऐप के, किसी और की कॉल आ गई है, किसी को आप मैसेज करने जा रहे हो, उसके बाद आप फिर से मेल वाले सेक्शन को खोलते हो तो हो सकता है पूरा मेल ही उड़ जाए, आपको फिर से रीटाइप करना पड़े। सैमसंग के अंदर वो मेल आपको वहीं से मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर रैम मैनेजमेंट आपको बेटर मिलता है। तो यहाँ पर रैम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट सैमसंग ले जा रहा है। बाकी दोनों के पास 25 वोल्ट की वायर्ड चार्जिंग मिलती है, वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है दोनों के पास। बस सैमसंग के पास यहाँ पर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है, जिसकी एडवांटेज ये है कि काफी बार मैं अपने ईयरबड्स को चार्ज करना भूल गया हूँ तो जिम में जाकर मैंने इसके ऊपर रखा और वो भाई कुछ मिनट के अंदर ही ठीक ठाक चार्ज हो गए, जिसमें मैं अपनी जिम को अच्छे से एंजॉय कर सकता हूँ कान में ईयरफोन लगाकर। तो आईफोन 16 के लॉन्च इवेंट के अंदर एप्पल ने कैमरा बटन और एआई पर काफी ज्यादा फोकस करा, और इनका जो एआई है मुझे नहीं लगता कि भाई साल के एंड तक आएगा। अगर आप इस फोन को लेते भी हो तो आपको भाई काफी वेट करना पड़ेगा, एंड आई थिंक उस टाइम तक तो S25 भी आ जाएगा जो कि आपको सेम प्राइस पॉइंट पर मिल जाएगा। बट अभी के टाइम पर देखा जाए तो S24 जो है भाई अभी सेल चल रही है सैमसंग पर, जो कि आपको सिर्फ 63,000 रुपीज का मिल रहा है, एंड मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर डील है क्योंकि यहाँ पर आपको सारे एआई फीचर मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा कैमरा मिल रहा है, बेटर डिस्प्ले मिल रही है, तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर चॉइस है। बाकी आप बताना आपके पास अगर पैसा है तो आप दोनों में से कौन सा फोन बाय करोगे। मैंने आपको अपना एक स्मार्ट डिसीजन बता दिया। सो दैट्स इट गाइस, मिलते चलते कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद HFP and Box गाइस, बाय।